नमस्कार, स्वागत है आपका विवर्ण हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे शिक्षण विधियां, और शिक्षण विधियों में अपन पढ़ रहे थे शिक्षण से संबंधित सिद्धांत। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज की क्लास में अपन ने जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं को ही क्लियर कर रहे थे। और बेसिक चीजों में अपनों ने भाषा शिक्षण और भाषा शिक्षण से संबंधित अपनों ने भाषा शिक्षण के सिद्धांत देखे थे। पिछले क्लास में भी अपन भाषा शिक्षण के सिद्धांत देख रहे थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन अपनों ने किया था। जिस प्रकार से स्वाभाविकता का सिद्धांत, कि सामान्यतः बालक को ऐसे लगना ही नहीं चाहिए कि वो पढ़ रहा है, उसको सामान्य मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़कर और उसे स्वाभाविक तरीके से सिखाना। उसके बाद क्रियाशीलता का, जिससे करके सिखाना, वो सिद्धांत पढ़ा। इसके साथ साथ अपनों ने अनुकरण का सिद्धांत पढ़ा। अनुकरण का सिद्धांत में अपनों ने देखा था कि बालक है वो ज्यादा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत देखा। इसके साथ साथ अपनों ने जो रुचि का सिद्धांत है वो भी अपनों ने देखा। तो आज अपन अगला सिद्धांत देखते हैं, और अगला अपना आज की क्लास का सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। वैसे तो अपनी थोड़ी बात इस बारे में हो चुकी है, परंतु फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, किसी भी चीज के लिए अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो आप बालक को किसी क्रियाशीलता से पारंगत करवा रहे हो, चाहे उसे किसी चीज को पढ़ा रहे हो याद करने के लिए, यानी आप चाहे संज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हो, चाहे आप क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, संज्ञानात्मक में सामान्यतः याद करना आता है और क्रियात्मक में सामान्यतः करके सीखना आता है। यदि आप याद करवा रहे हो तो बालक ने यदि अभ्यास नहीं किया तो वह थोड़े समय बाद उसको भूल जाएगा, उसको सामान्यतः भूल जाएगा। और यदि क्रियात्मक रूप से भी, मान लीजिए कि बालक को आपने किसी भी प्रयोग के बारे में बता दिया, प्रयोग के बारे में बताया और उससे संबंधित उसने प्रयोग किया नहीं, उसने पढ़ तो लिया परंतु उसका प्रयोग नहीं किया, तो उसके बाद यदि उसने प्रयोग किया तो हो सकता है एक बार में कुछ कमी आ जाए, तो दूसरी बार करे तो उसकी थोड़ी कमी सुधार हो सकता है। तो यदि अपन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की यदि बात करें तो तीसरी या चौथी अनुक्रिया के बाद सामान्यतः गलतियां कम हो जाती है। तो इस प्रकार से अभ्यास है वो प्रत्येक सीखने के लिए अत्यंत आवश्यकता है। इसके बारे में अपनों ने थोड़ी बात पहले कर ली थी, और अब अपनों ने इसके बारे में समझा कि अभ्यास का सिद्धांत क्या है। और मैंने आपको बताया भी था कि करत करत अभ्यास थे, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते, सिल पर पड़त निशान। यानी अभ्यास यदि आपने किसी भी चीज का कर लिया है, सामान्यतः ऐसे उदाहरण भी देखे जाते हैं जहां पर एक सामान्य बुद्धि बालक होता है। अब एक तो बालक है प्रतिभाशाली, ठीक है, एक प्रतिभाशाली बालक है, और एक है औसत बुद्धि। ये सफल हो जाता है और ये असफल रह जाता है। ऐसे उदाहरण समाज में अक्सर देखे जाते हैं। कारण, क्योंकि या तो ये ज्यादा टाइम नहीं देता, ये अभ्यास नहीं करता। हालांकि ये प्रतिभाशाली बालक है, उसको जो चीज 2 बार में समझ में, यानी 2 बार में अच्छे से याद हो जाती है, उसे इसको कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ता है, 5 बार देखना पड़ता है। तो ये तो क्या करता है कि अच्छा समय देता है, ये 5 बार भी कर लेता है अच्छा समय देकर, और ये 2 बार भी नहीं करता, तो इसलिए ये तो असफल रह जाता है और ये सफल हो जाता है। यानी अभ्यास हमारी सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद अपन अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सिद्धांत क्या कहता है? अगला सिद्धांत वर्तमान शिक्षा पद्धति, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दर्शाने वाला सिद्धांत है। और कौन सा? ये सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा का। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत।
वर्तमान में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली अपनाई गई है। अर्थात बच्चे के अनुसार अपने को चलना है, बच्चे के अनुसार। अब बच्चा किस रूप में किस प्रकार से समझ पाता है उस चीज को अपने को देखना है। अब ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें अपने को सर्वप्रथम क्या करना है? बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है। बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है, उसके बाद उसकी रुचि पता करनी है, और रुचि के बाद फिर विषय का चयन करते हुए, विषय का चयन किस आधार पर? रुचि व लेवल दोनों के आधार पर विषय का चयन करते हुए और बालक को शिक्षा प्रदान करनी है। और वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा को ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बालक जो है वो सामान्यतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसी को ही मनोवैज्ञानिक पद्धति माना गया है। सामान्यतः यदि रट्टा लगाने वाली प्रवृत्ति है तो उसको ये अमनोवैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। और प्रारंभिक काल में पहले है वो व्याख्यान पद्धति चलती थी, तो व्याख्यान पद्धति को भी आजकल अमनोवैज्ञानिक घोषित किया जा रहा है। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत ये कहता है कि बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करो। अब बालक को ध्यान में रखेंगे तो क्या चीज ध्यान में रखेंगे? जो अपन सभी सिद्धांत पढ़कर आए हैं ना, उन सभी चीजों को बाल केंद्रित शिक्षा अपने अंदर समाहित कर लेंगे। बालक के लिए स्वाभाविकता होनी चाहिए, बालक की क्रियाशीलता होनी चाहिए, बालक की रुचि का ध्यान होना चाहिए, बालक के लेवल पर विषय का चयन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हर एक सिद्धांत किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ इशारा कर रहा है, और इसलिए ये सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने जो भाषा शिक्षण के मुख्य सिद्धांत थे वो सभी के सभी क्लियर कर लिए हैं। कुछ अन्य सिद्धांत भी आते हैं, कुछ विशिष्ट सिद्धांत भी आते हैं। अब अपन उनको देखेंगे, भाषा शिक्षण से संबंधित अन्य सिद्धांत। तो अब अपन बात करते हैं भाषा शिक्षण से संबंधित अन्य सिद्धांत की। तो अन्य सिद्धांतों में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जरूरत है प्रजातांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, यानी शिक्षक के द्वारा सभी बालकों के प्रति प्रजातांत्रिक व्यवहार अपनाना चाहिए। प्रजातांत्रिक का मतलब समानता का व्यवहार अपनाना चाहिए। एकलव्य की तरह किसी भी शिष्य के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रजातांत्रिक, अब प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र में जनता को अधिकार दिया जाता है और जनता को भी अधिकार समानता के आधार पर दिया जाता है, यानी सभी लोग जो भारत के निवासी है वो सभी समान है, वो सभी समान है, बराबर है। तो इस आधार पर यह सिद्धांत माना जाता है। तो इसी प्रकार से एक जो शिक्षक है उसके लिए सभी बालक भी समान होने चाहिए, सभी बालक समान होने चाहिए। यदि किसी शिक्षक से कोई भी बालक पूछने आता है, किसी भी विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने आता है, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, हालांकि अपन यूं देखते हैं कि हर एक शिक्षक का अपना कोई प्रिय विद्यार्थी हो जाता है, वो चाहे उसके व्यवहार के आधार पर हो चाहे उसकी प्रतिभा के आधार पर हो, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो, कुछ बच्चे होते ही ऐसे हैं कि जो शिक्षक के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, वो बात अलग होती है, परंतु उसके प्रति आप विशेष व्यवहार रख रहे हो तो भी आप अन्य बालकों के प्रति भेदभाव का व्यवहार नहीं रखेंगे। तो इसलिए शिक्षक है वो सदैव सभी बालकों के प्रति सम्मान व्यवहार रखे। इसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रजातांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद यदि अपन अगले सिद्धांत की बात करें तो अगला सिद्धांत क्या कहता है? अगला सिद्धांत कहता है उत्प्रेरण का सिद्धांत। उत्प्रेरण का सिद्धांत का मतलब बालक स्कूल जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, ठीक है,
उसने दूसरी तीसरी में आने के बाद उसने ये सीख लिया कि 2 इंटू 2 4 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से उसने है वो लगभग सभी जोड़ करने शुरू कर दिए, सीख लिया। उसने सभी जोड़ सीख लिए, लगभग 100 तक की संख्याओं के जोड़ सीख लिए उसने। दूसरी तीसरी पांचवी तक कक्षा में इन्होंने 3 संख्याओं के जोड़ सीख लिए, योग करना सीख लिया। अब घर में उस बालक की मां दूध का व्यवसाय करती है या दूध बेचती है, दूध बेचती है। अब दूध बेचने में उसकी मां के द्वारा अपने बालक की जब सहायता ली जाती है तो बालक वहां पर सहायता करे तो वो सिद्धांत कौन सा माना जाता है? उत्प्रेरण का सिद्धांत माना जाता है, अर्थात सीखे हुए ज्ञान को आगे जाकर प्रयोग करना। अब यहाँ पर उसने योग करना सीख लिया, उसके बाद गुणा करना सीख लिया, योग करना सीख लिया। अब आगे जाकर दूध का हिसाब करना है, तो दूध का हिसाब में दूध में मान लिया कि 30 दिन है। अब 30 दिन में कितने किलो दूध हुए? मान लीजिए कि 30 दिनों में 30 किलो ही दूध हुआ, 1 किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। तो वो किसके हिसाब से था? 30 के हिसाब से था। यानी वर्तमान में यदि अपन देखें तो गाय के दूध की हो सकता है 30 के हिसाब हो, तो 30 में अब वो यहाँ पर 30 के हिसाब से 30 किलो दूध का यदि हिसाब लगा लेता है कि इतने रुपए बनते हैं, तो इसका मतलब वह सीखा हुआ ज्ञान आगे जाकर प्रयोग में ले रहा है। ऐसे कहते हैं कि ज्ञान इसी प्रकार का होना चाहिए कि सामान्यतः आगे जाकर प्रयोग में लाए। और इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि उच्च शिक्षा में मतलब कॉलेज लेवल पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कभी भी कहीं भी प्रयोग नहीं होता। जैसे मतलब अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो देवीय राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत होते हैं, उनमें देवीय सिद्धांत। तो ये सिद्धांत ऐसे होते हैं जो न तो कभी थे न कभी होंगे, यानी उनका कहीं भी प्रयोग नहीं है। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार के सिद्धांत या इस प्रकार की चीजें जो बालक को आगे जाकर कहीं भी प्रयोग ही नहीं आए या उसकी कहीं पर कोई सहायता ही नहीं करे किसी भी प्रकार की, तो उन चीजों को हटाया जाना चाहिए। और यहाँ पर उत्प्रेरण के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ है? उत्प्रेरण का मतलब सीखे हुए ज्ञान को आगे जाकर प्रयोग में लेना। तो यहाँ पर अपन इसके लिए ये लिख सकते हैं, सीखा हुआ ज्ञान आगे प्रयोग करने योग्य। उत्प्रेरण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा कि सीखा हुआ ज्ञान आगे जाकर प्रयोग करने योग्य होना चाहिए, वो प्रयोग किया जाने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चे ने जो सीख लिया वो वहीं तक सीमित हो गया, आगे प्रयोग भी नहीं हो। और चूंकि वो आगे जाकर प्रयोग होगा और उसमें निरंतरता बनी रहेगी, तभी वह बालक उससे जुड़ा रहेगा। मान लीजिए कि उसको आपने सिखा दिया, ठीक है, कुछ भी सिखाया और उस सीखे हुए का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ, तो फिर वहां पर वह बालक उससे अलग हो जाएगा, वह कभी भी उससे जुड़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना होना चाहिए, अर्थात इस सिद्धांत के तहत अभ्यास का सिद्धांत भी लागू होता है, उत्प्रेरण के सिद्धांत के तहत। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले सिद्धांत की तरफ। अगला सिद्धांत क्या कहता है? अगला सिद्धांत यूं कहता है, कौन सा है और क्या कहता है? अगले सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो देखिए, नियोजन का सिद्धांत।
नियोजन का सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो शिक्षक द्वारा योजनानुसार शिक्षण किया जाना चाहिए। यहां पर आप ये उदाहरण देख सकते हैं। ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है समय सारणी का। विद्यालयों में समय सारणी बनाई जाती है, और समय सारणी बनाई जाती है तो उसमें जो कठिन विषय हो सकते हैं, जिनको अधिक समझने की आवश्यकता रहती है, कठिन विषय, उनको, और जो अधिक समझने की आवश्यकता होती है, उनके पीरियड पहले होते हैं, उनके कालांश पहले होते हैं, अर्थात पहले बच्चों को वो पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जब अंतिम समय आता है, अंतिम मतलब जब छुट्टी होने का समय आता है, दिन की छुट्टी, लगभग सभी स्कूलों में 4 जो घंटे है वो पहले रहते हैं, उसके बाद ब्रेक दिया जाता है, उसके बाद 4 घंटे का मतलब 4 पीरियड। घंटे का मतलब ये नहीं है कि 60-60 मिनट के घंटे होंगे, तो 4 पीरियड तो पहले होंगे, 4 कालांश तो पहले होंगे, और 4 कालांश ब्रेक के बाद होंगे। तो उनमें जब अंतिम कालांश की बात आएगी वो सबसे सरल होगा। ये योजना बनाई जाती है। ये योजना क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सुबह सुबह जब बालक आता है तब उसका दिमाग फ्रेश होता है, और फ्रेश दिमाग होता है, वो सुबह सुबह एक्टिव होता है, तरोताजा होता है, तो इसलिए वो कठिन विषय भी समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है उन चीजों को। तो इसलिए पहले, और अंत में बालक का दिमाग है वो पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो इसलिए अंत में सरल विषय रखे जाते हैं। और सामान्यतः आजकल तो विद्यालयों में अंतिम जो कालांश होते हैं उनमें तो खेल आदि करवाए जाते हैं, पढ़ाया ही नहीं जाता, ताकि बच्चा है वो हमेशा अच्छा रहे, तरोताजा महसूस करे। तो इसलिए नियोजन का सिद्धांत कहता है कि योजनानुसार शिक्षण करवाया जाना चाहिए। अब योजना हर एक क्षेत्र में लागू होनी चाहिए। यदि शिक्षक पढ़ा रहा है तो पढ़ाने में लेवल की भी योजना बनाए कि भाई कौन से बालक को किस लेवल से पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, तो उसकी भी योजना होनी चाहिए, समय सारणी की भी योजना होनी चाहिए, ब्रेक की भी योजना होनी चाहिए। हर एक चीज की इस प्रकार से योजना बनाए कि शिक्षण है वो प्रभावी भी बने और साथ साथ रुचिकर भी बने। सामान्यतः मैनेजमेंट, जो प्रबंधक व प्रशासक होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए विद्यालय में। साथ साथ शिक्षक को भी अपनी कक्षा के लिए भी और अपने शिक्षण के लिए भी, वो जो पढ़ा रहा है उसे किस लेवल का पढ़ाना है, कहाँ क्या बताना है, उस चीज से संबंधित भी हमेशा योजना बनानी चाहिए। ये ही है नियोजन सिद्धांत। एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम सदैव सफलता की ओर जाता है। तो इसलिए नियोजन का सिद्धांत यहाँ पर शिक्षण हेतु अत्यंत आवश्यक मान लिया जाता है। उसके बाद यदि अपन और देखें, और सिद्धांत देखें, तो उनमें अपन देख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का सिद्धांत। देखिए, ये न केवल प्राथमिक स्तर पर बल्कि उच्च स्तर पर भी प्रभावी माना जाता है। सहायक सामग्री के द्वारा पढ़ाना उच्च स्तर पर भी प्रभावी माना जाता है। उच्च स्तर पर भी यदि हिंदी विषय से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित जब शिक्षण करवाया जाता है तो कवि, लेखक वगैरह हैं, उनके चित्र दिखाए जाते हैं,
उनसे संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उनकी रूपरेखा बताई जाती है। तो इस प्रकार से सामान्यतः उच्च स्तर में भी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, और प्राथमिक स्तर पर तो कहते हैं कि सहायक सामग्रियों द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चे को खेल खेल में पढ़ा दिया जाना चाहिए, उसे समझ में ही नहीं आना चाहिए कि उसने पढ़ा भी है। तो इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री कोई चित्र भी हो सकता है, आजकल प्रोजेक्टर के द्वारा भी पढ़ाया जा रहा है, तो प्रोजेक्टर के द्वारा तो उच्च शिक्षण भी करवाया जाता है, जो अत्यंत प्रभावी माना जाता है। अब इससे क्या होता है, यदि कोई बालक, अब देखिए सामान्यतः अपन क्या दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं किसी भी विषय से संबंधित। अब आप गए, आपने व्याख्यान देना शुरू कर दिया, आपने किसी भी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया, यहां तक कि चौक बोर्ड का भी नहीं किया। अब यहां पर आपने व्याख्यान दिया, तो इस दौरान हो सकता है कि आपकी क्लास के कुछ बच्चे तो सो भी जाएं, और जिन्होंने भी सुना है हो सकता है वो थोड़े समय बाद भूल भी जाएं। परंतु सहायक सामग्रियों के माध्यम से, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा हम मान सकते हैं कि प्राथमिक स्तर का, क्योंकि अपन प्राथमिक स्तर का ही पढ़ेंगे रेट के लिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर का बालक है, अब प्राथमिक स्तर के बालक को यदि आपको सेब सिखाना है, तो आप सेब का फोटो दिखा दो, या प्लास्टिक का सेब ओरिजिनल लेकर जाना चाहते हो तो और भी अच्छा। तो आजकल क्या होता है कि चित्र दिखाए जाते हैं, चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो उसे सेब दिखा दो, ये क्या है, सेब लिखा कैसे जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये स हो गया, ये ब हो गया, ये ए की मात्रा होगी तो ये से हो गया, तो सेब। इस प्रकार से यदि आप सिखाओगे, यानी सेब दिखाकर सेब बताया जाए, तो वो जितना स्थायी होगा उतना मौखिक बताकर अपन जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं उतना वो नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रकार का शिक्षण न केवल प्रभावी होगा बल्कि बालक के लिए स्थायी भी होगा। बालक उसे इस प्रकार से ग्रहण कर लेगा कि उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा शिक्षक को किसी न किसी प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जो शिक्षण को प्रभावी बनाने के साथ साथ करवाए गए शिक्षण को स्थायी भी बनाता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं अगला सिद्धांत। अगले सिद्धांत की यदि बात करें तो ये है शिक्षण सूत्र का सिद्धांत। शिक्षण सूत्र का सिद्धांत। अब शिक्षण सूत्र का सिद्धांत कौन सा है, सूत्र लगा के पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, सूत्र लगना चाहिए, परंतु वो शिक्षण का सूत्र होना चाहिए। और शिक्षण का सूत्र कौन सा होता है, शिक्षण का सूत्र होता है सरल से कठिन की ओर, कठिन की ओर। यदि उच्च स्तर की शिक्षा आप दे रहे हैं, उच्च स्तर का शिक्षण करवा रहे हो, तो आप हो सकता है कि कठिन से सरल की ओर सूत्र का कुछ विद्यार्थियों के लिए जो प्रतिभाशाली है उनके लिए प्रयोग करें तो उनको और अधिक रुचिकर लगे। परंतु सामान्यतः शिक्षण का जो सूत्र है वो यही स्वीकृत है कि हमेशा शिक्षण सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। अब सरल से कठिन की ओर कैसे होता है, सरल से कठिन की ओर होता है जिस प्रकार से आपको प्रस्तावना सिखाया गया था। प्रस्तावना में अपन क्या करते हैं, सामान्यतः सरल से शब्द की बात करते हैं, सरल शब्द की बात करते हैं, और वो जो सरल शब्द है उससे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कैसे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं सरल से कठिन की ओर सूत्र किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये आगे की ओर जाता है। हाँ, अब अपन बात करते हैं सरल से कठिन की ओर क्या होता है।
देखिए, हिंदी भाषा से संबंधित देखें, हिंदी भाषा में व्याकरण की क्लास मान लीजिए। व्याकरण की क्लास में आपको सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है वाक्य, जबकि वाक्य किससे बना होता है? शब्दों के या पदों के मेल से। शब्द किसके मेल से बना होता है? वर्ण और वर्ण के मेल से। आपको ये पता ही नहीं है कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, और आप वाक्य पढ़ रहे हैं। अब आपने एक वाक्य का विश्लेषण करना शुरू किया कि राम स्कूल जाता है, और प्रश्न ये है कि इसमें कितने वर्ण हैं। अब आपको यही नहीं पता कि वर्ण होते क्या हैं। आप किस प्रकार से इसमें वर्णों की गणना करते हुए बताएंगे? आप सबसे पहले बच्चे को बताइए कि वर्ण होता क्या है। ठीक है, आपने सामान्य सी बात बताई, और सामान्य सी बात बताकर और फिर उसको वर्णों को भी परिभाषित किया। परिभाषित करके वर्ण कितने प्रकार के हो सकते हैं, कुल कितने हैं, वो यदि बच्चे को पता चल गई कि वर्ण कुल कितने होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, तो फिर वो इसमें से वर्ण खोज लेगा कि जो मैंने पढ़े थे वो कहां पर कौन से हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये कि प्राथमिक स्तर का बालक है, प्राथमिक स्तर का बालक है, आपको यहां पर बालक को दिखाना है कि बालक को बताना है कि झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी कौन? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। ठीक है, आप सामान्यतः इनका चित्र ले आए, चित्र ले आए और ले जाकर बच्चों को दिखाया कि देखो ये किसका चित्र है। अब बालक को ये नहीं पता कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, बालक यूं कहेगा कि ये एक महिला का चित्र है। तब यहां पर यूं ना मत बताइए कि वो झांसी की थी, इतने में उसका जन्म हुआ था, इतने में मृत्यु हुई थी। नहीं, अब आपको क्या बताना है कि ये चित्र महिला का ही है, परंतु ये महिला एक वीर महिला थी जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। यानी इस प्रकार से सामान्य से स्तर से, यानी सरल से धीरे धीरे आपको कठिन की ओर जाना है। और ये भी नहीं कि आप उसी दिन उससे संबंधित सारी की सारी चीज बयां कर दो। आप पहले उसको थोड़ा सा बताओ, फिर उसके बाद अगले दिन फिर बताओ, फिर उसके बाद, यानी धीरे धीरे आपको सरल से कठिन की ओर जाना है। बिल्कुल धीरे धीरे आपको सरल से कठिन की ओर जाना है। और यहां पर अपनों ने जो पढ़ा है वो शिक्षण के सूत्र का सिद्धांत पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर जो शिक्षण के सिद्धांत है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, वो कंप्लीट होते हैं। और इन सिद्धांतों में अपनों ने आज कौन कौन से सिद्धांत पढ़े? सामान्यतः अपनों ने दो तो मुख्य सिद्धांतों में देखे, दो मुख्य सिद्धांतों में कौन कौन से देखे थे? एक तो अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा कौन सा देखा था? बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। और इसके बाद अपनों ने कुछ अन्य सिद्धांत देखे। अन्य सिद्धांतों में अपनों ने कौन सा देखा? प्रजातांत्रिक सिद्धांत देखा, प्रजातांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। दूसरा उत्प्रेरण का सिद्धांत। तीसरा कौन सा देखा? नियोजन का सिद्धांत। उसके बाद अपनों ने चौथा कौन सा देखा? अपनों ने शिक्षण सहायक सामग्री का सिद्धांत देखा। और उसके बाद अपनों ने देखा शिक्षण सूत्र का सिद्धांत। और शिक्षण सूत्र कौन सा होना चाहिए? शिक्षण सूत्र होना चाहिए सरल से
सरल से कठिन की ओर, कठिन की ओर। ये अपनों ने सिद्धांत पढ़े। आप आज की क्लास में जो पढ़ा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि ये मैंने दूसरी बार नाम क्यों लिखे हैं। आप भी एक टेबल बनाइए और इनको विशेषतया ध्यान रख लीजिए, ध्यान में रखिए। सीधा का सीधा प्रश्न यूं पूछा जाता है, इनमें से व्याख्या नहीं आती। व्याख्या आएगी तो इसकी आ सकती है कि शिक्षण का सूत्र कौन सा हो सकता है, तो सरल से कठिन की ओर। सीधा का सीधा यूं आएगा कि निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट ही ध्यान रखने हैं। और ये प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। 4 विकल्प दे दिए, अभ्यास का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस प्रकार से कोई भी विकल्प आपको उठाकर दिए जा सकते हैं, सीधा का सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर आज की क्लास में इतना ही। उसके बाद अपन भाषा शिक्षण से संबंधित जो उद्देश्य हैं, भाषा शिक्षण की जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उन पर बात करेंगे। और जैसे ही उन पर बात करेंगे उसके बाद अपन बढ़ेंगे हमारे मुख्य टॉपिक यानी भाषा की शिक्षण विधियों पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।